हेलो बेटे। आज मैं इस वीडियो में क्लास 10 साइंस का चैप्टर 2 पढ़ाने जा रहा हूँ। इसके पीछे वाले वीडियो में हमने ये पढ़ाया था कि हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के पीएच क्या होते हैं। आज मैं इस वीडियो में पढ़ाऊँगा कि किस तरह से पीएच वैल्यू कम होने पर, हमारे माउथ के पीएच वैल्यू कम होने के कारण हमारे दांत सड़ जाते हैं। तो इस टॉपिक्स में हमें पढ़ना है। इसमें ये बताया जा रहा है कि टूथ डिके स्टार्ट्स व्हेन द पीएच ऑफ माउथ इज लोअर देन 5.5। जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है तो दांत सड़ने लगते हैं। ठीक है। उसके बाद कह रहा है कि टूथ एनिमल्स मेड ऑफ द कैल्शियम फॉस्फेट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस इन द बॉडी। टूथ एनिमल्स जो है ये एक्चुअल में कैल्शियम फॉस्फेट से बनते हैं और ये सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस है और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है। कह रहा है कि डज नॉट डिजॉल्व इन वाटर, ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये कोरोड होना शुरू होता है। लेकिन यह कोरोड होना शुरू होता है कब? जबकि हमारे मुंह का पीएच 5.5 से कम हो जाता है। तो ये होता कैसे है? तो इसका कारण है कि ये बैक्टीरिया जो होते हैं, हमारे मुंह के अंदर बैक्टीरिया होते हैं और जब हम खाना खाते हैं तो कुछ जो है पार्टिकल्स जो हमारे खाने का या शुगर या फूड का जो कुछ पार्टिकल्स होता है वो हमारे मुंह के अंदर ही दांतों में फंसे रह जाते हैं और ये बैक्टीरिया के द्वारा इसका डिग्रेडेशन होता है और जिसके कारण एसिड प्रोड्यूस होता है। और यही कारण है कि हमारे मुंह में, हमारा जो मुंह जो है, मुंह के अंदर एसिडिक मीडियम हो जाता है जिसका पीएच वैल्यू जो 5.5 से भी कम हो जाता है और इस स्थिति में ही हमारे दांत सड़ने शुरू हो जाते हैं। तो कहा जाता है कि हमारे दांत का सड़ने का कारण क्या है? उसका कारण यही है कि हमारे मुंह का पीएच वैल्यू, माउथ के अंदर जो लिक्विड है या जो भी चीज़ें हैं उसके अंदर का अगर पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाएंगे तो दांतें सड़ने लगेंगे। इसके लिए बताया गया है कि हमें क्या करना चाहिए। तो कह रहा है कि द बेस्ट वे टू प्रिवेंट दिस इज टू क्लीन द माउथ आफ्टर द ईटिंग फूड। कह रहा है कि सबसे अच्छा तरीका ये है कि जब हम खाना खा लें तो उसके बाद हमें अपने मुंह को साफ कर लेना चाहिए। यूजिंग द टूथपेस्ट which are generally basic for the cleaning the teeth can neutralize the excess acid and prevent the tooth decay। ये क्या होता है कि जब हम अपने मुंह को धोते हैं, अपने दांत को टूथपेस्ट से धोते हैं तो टूथपेस्ट जो होता है वह बेसिक इन नेचर होता है और हमारे मुंह के अंदर अगर एसिडिटी है, एसिड है, तो ये जो बेस जो होता है वो ये जो टूथपेस्ट जो है वो बेसिक इन नेचर है, वो हमारे मुंह के अंदर के जो एक्सेस एसिड हैं उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हम जो है टूथ डिके से बच सकते हैं, यानी हमारे दांत जो है वो सड़ने से बच सकते हैं। तो ये था कि पीएच जब हमारे मुंह का चेंज हो जाए तो उसका क्या इफेक्ट होता है हमारे दांतों पर। तो इससे हमारे दांत सड़ते हैं। उसका कारण यही बताया गया कि जो टूथ एनिमल्स होते हैं जो कि कैल्शियम फॉस्फेट के बने होते हैं, ये जो है हार्डेस्ट सब्सटेंस है हमारे बॉडी का और ये वाटर में डिजॉल्व नहीं होता है, लेकिन ये क्या करते हैं, कोरोड करते हैं, यानी इससे कोरोजन होता है और ये तभी होता है जब हमारे मुंह का पीएच वैल्यू 5.5 से भी कम हो जाता है। तो हमारे मुंह का में जो है जो पीएच वैल्यू 5.5 से कम क्यों होता है? तो उसका कारण ये होता है कि हमारे मुंह के अंदर कुछ बैक्टीरियाज होते हैं जो कि जो हमारे मुंह के अंदर शुगर और फूड्स के पार्टिकल्स रह जाते हैं उसका डिग्रेडेशन करता है और डिग्रेडेशन के बाद
उससे एसिड प्रोड्यूस होते हैं, जिसके कारण हमारे मुंह में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और पीएच वैल्यू 5.5 से कम हो जाता है और हमारे दांत सड़ने लगते हैं। तो इससे बचने का उपाय बताया गया कि हमें क्या करना चाहिए आफ्टर द ईटिंग, यानी जब हम खाना खा लें तो हमें मुंह को साफ कर लेना चाहिए। टूथपेस्ट से अगर हम मुंह को साफ करते हैं तो टूथपेस्ट जो होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं और ये क्या करता है कि हमारे मुंह के अंदर जो एसिडिक नेचर है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और हम जो है दांत के सड़ने से, हमारे मुंह के अंदर जो दांत सड़ता है उससे हम बच सकते हैं। ये था पीएच वैल्यू। उसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है ये कह रहा है कि सेल्फ डिफेंस बाय एनिमल्स एंड प्लांट्स थ्रू द केमिकल वारफेयर। इसमें कह रहा है कि हैव यू एवर बीन स्टंग बाय द हनी बी। हनी बी मधुमक्खी आप देखे हैं, अगर मधुमक्खी काट लेती है तो ये जो है इससे हमें जलन होता है। जहाँ पे भी मधुमक्खी काटती है तो वहाँ पे हमें काफ़ी जलन होता है। उसका कारण ये है कि कह रहा है कि बी स्टिंग लिव्स एंड एसिड्स विच कॉजेज द पेन एंड द इरिटेशन। जो बी के स्टिंग होते हैं, मधुमक्खी के जो स्टिंग होते हैं जिससे जो कि वो हमारे जहाँ पे वो काटती वहाँ पे वो चुभा देते हैं और वह एसिड प्रोड्यूस करता है और वहाँ पे जो एसिड प्रोड्यूस होने के कारण वहाँ पे इरिटेशन और पेन होना, जलन होना शुरू हो जाता है और दर्द करना शुरू होता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि अगर इससे रिलीफ चाहते हैं तो उसके लिए हमें माइल्ड बेस लाइक जैसे कि बेकिंग सोडा है, वहाँ पे जहाँ पे स्टंग एरिया है, जहाँ पे उसने जहाँ पे मधुमक्खी ने काटा है उस एरिया पर हम उसको रगड़ते हैं, बेस को, बेकिंग सोडा को। तो उससे क्या होता है, हमें रिलीफ मिलता है। रिलीफ मिलने का कारण ये है कि जो हनी बी के जो बी स्टिंग होते हैं उससे एसिड रिलीज होता है, उस एसिड को बेकिंग सोडा उसको न्यूट्रलाइज कर देता है और जो पेन और इरिटेशन होता है, जलन होता है, उससे हमको आराम मिल जाता है। तो ये तो हुआ कि जो है यहाँ पे भी न्यूट्रलाइजेशन काम आया कि जो हनी बी जो जब हमें काटती है तो वो क्या करती है कि वो एसिड को प्रोड्यूस करती है, वो हमारे जहाँ पे काटती है उस एरिया में एसिड चला जाता है जिससे कि हमें इरिटेशन और पेन होना शुरू हो जाता है। और जब हम इसके ऊपर, इस एरिया के ऊपर बेकिंग सोडा को रगड़ देते हैं तो हमें रिलीफ मिलता है। उसका कारण ये है कि जो बेकिंग सोडा बेसिक इन नेचर होता है और वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है। उसी तरह से स्टिंगिंग हेयर ऑफ द नेटल लीव्स इंजेक्ट्स द मिथेनोइक एसिड कॉजिंग द बर्निंग पेन। एक प्लांट होता है जिसके लीव्स होते हैं, उसमें भी कांटेदार होते हैं, अगर वो भी हमारे शरीर में कहीं चुभ जाता है तो भी हमें जलन होते हैं या बर्निंग पेन होता है। उसका कारण भी वही है कि वो मिथेनोइक एसिड को छोड़ता है ना। जिस तरह से स्टिंग जो हेयर है हमारे शरीर के अंदर चुभ जाता है तो इससे क्या होता है कि मिथेनोइक एसिड रिलीज होते हैं और उसके कारण जिस एरिया में वो चुभता है वहाँ पे बर्निंग पेन होता है। उसका कारण भी यही है कि वो मिथेनोइक एसिड है। उससे बचने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें जो है बेस जो है उसके ऊपर रगड़ देना चाहिए जिससे कि हमें रिलीफ मिल सकते हैं। इसके बारे में कह रहा है, डू यू नो द नेटल इज अ हार्बिशियस प्लांट। ये नेटल जो होता है इसके जो लीफ होते हैं वो हार्बिशियस प्लांट्स होते हैं जो कि वाइल्ड मतलब कि जंगल में ये ग्रो करते हैं। इट लीव्स हैव स्टिंगिंग स्टिंगिंग हेयर। देखो इस तरह से इसके साथ चारों तरफ क्या है, ये हेयर हैं जो कि ये अगर इसके टच कर जाए हमारा स्किन तो ये चुभ जाता है और which cause the painful stings when the touched is accidentally and this is due to the methanoic acid secreted by them। जैसे ही हमारे स्किन में टच करता है या चुभता है तो ये एसिड को प्रोड्यूस कर देता है और हमें जलन होना शुरू होती है। तो इस तरह से एंड द ट्रेडिशनल रेमेडी इज द रबिंग द एरिया
विद द लीव्स ऑफ द डॉग प्लांट। एक तरह का डॉग प्लांट है जो कि उसके लीफ में बेस होता है, अगर हम उसको भी अगर उसके साथ रगड़ दें जहाँ पे कि इससे टच किए गए थे, तो एरिया उस एरिया को रिलीफ मिलता है। विच ऑफन ग्रो बिसाइड द नेटल्स इन द वाइल्ड। तो इस तरह से ये जो प्लांट्स हैं, एक तो हुआ नेटल प्लांट्स और दूसरा उसी के साथ साथ जो है एक डॉग प्लांट्स भी उसी के आसपास ही ग्रो करते हैं। अगर उसके पत्ते को भी हम उस एरिया पर जहाँ पे जो है स्टिंगिंग हेयर्स, इसके जो हेयर्स स्टिंग किए थे, तो उस एरिया पर अगर उस पत्ते को रगड़ दें तो भी हमें रिलीफ मिल जाता है, क्योंकि ये जो पत्ते होते हैं डॉग प्लांट्स वो बेसिक इन नेचर होते हैं। कैन यू गेस द नेचर ऑफ द डॉग प्लांट्स? तो हम कह सकते हैं कि जो डॉग प्लांट का नेचर क्या है, तो बेसिक इन नेचर होता है, जिसके कारण अगर हम उसको रगड़ दें तो जलन से हमें रिलीफ मिल जाता है। सो द नेक्स्ट टाइम यू नो व्हाट टू लुक आउट फॉर इफ यू एक्सीडेंटली टच ए नेटल प्लांट्स व्हाइल द ट्रेकिंग। तो कह रहा है कि आप नेक्स्ट टाइम अगर आपको कभी इस तरह की घटनाएं होती हैं, एक्सीडेंटली अगर आप नेटल प्लांट से टच कर जाता है आपका, तो हमें डॉग प्लांट्स को ढूंढना चाहिए और उसके पत्ते को रगड़ देना चाहिए जिस एरिया पर ये टच हुए हैं, तो इससे हमें वहाँ रिलीफ मिलेंगे। एंड आर यू अवेयर ऑफ एनी अदर इफेक्टिव ट्रेडिशनल रेमेडीज फॉर सच ए स्टिंग्स? इस तरह से हम देख सकते हैं कि किस तरह के कुछ जो है नेचुरल सोर्सेस हैं जिसमें कि कौन कौन से एसिड होते हैं, इस टेबल से पता चलता है और ये हमें जरूरी है जानना। तो जैसे विनेगर है, उसमें हमें मालूम होना चाहिए कि कौन से एसिड है, तो एसिटिक एसिड होता है। ऑरेंज में साइट्रिक एसिड पाया जाता है, टर्मेरिंड में टार्टेरिक एसिड होते हैं। इस तरह से जो है अगर कर्ड है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, लेमन में साइट्रिक एसिड होता है, एंट स्टिंग जो होते हैं, जो चींटियाँ होती हैं, उनमें मेथेनोइक एसिड होता है, और हमने अभी पढ़ा कि नेटल जो स्टिंग होते हैं उसमें मेथेनोइक एसिड होते हैं। तो ये इन सभी के बारे में हमें याद रखना भी जरूरी है, इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा एसिड किस सब्सटेंस में पाया जाता है या किस एनिमल में पाए जाते हैं। अब हमें ये देखना है कि क्वेश्चंस जो इसमें जो दिए गए हैं, क्वेश्चन को भी डिस्कस कर लेते हैं। कह रहा यू हैव टू सॉल्यूशन, कह रहा दो सॉल्यूशन आपको दिया गया है, ए एंड बी। एक सॉल्यूशन ए है और दूसरा बी है। द पीएच ऑफ सॉल्यूशन ए इज 6। जो ए सॉल्यूशन उसका पीएच वैल्यू दिया गया 6 है और जो बी सॉल्यूशन है उसका पीएच वैल्यू 8 दिया गया है। कह रहा विच सॉल्यूशन हैज द मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन? इसमें पूछा जा रहा है कि किस सॉल्यूशन ए का में हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ज्यादा है या बी में ज्यादा है। तो इसका आंसर ये होगा कि जिसकी पीएच वैल्यू कम है वो ज्यादा एसिडिक होगा और उसमें हाइड्रोजन आयन का कंसंट्रेशन ज्यादा है। तो यहाँ ए का पीएच वैल्यू 6 है, तो हम कह सकते हैं कि जो सॉल्यूशन ए है विच हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, और जो 8 है उसमें कम हो गए। तो एक तो आंसर हो गया कि विच सॉल्यूशन हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, तो यहाँ आंसर लिखोगे कि सॉल्यूशन ए हैज मोर हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। उसके बाद क्वेश्चन कर रहा है विच ऑफ दिस इज एसिडिक एंड विच वन इज बेसिक। तो आपको मालूम है कि जिसका पीएच वैल्यू 7 से कम होता है वो एसिडिक होते हैं और जिसका पीएच वैल्यू 7 से ज्यादा होता है वो बेसिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल गया, आप लिख सकते हो। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो किसी भी सॉल्यूशन के नेचर को कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन का क्या इफेक्ट होता है। तो इसमें आप ये लिखोगे कि जब H प्लस आयन के कंसंट्रेशन जब इंक्रीज हो जाएंगे तो वह सॉल्यूशन जो है वो एसिडिक होता है। यहाँ पे लिख सकते हो कि द कंसंट्रेशन, इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेज
द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन इज एसिडिक। और जब ये डिक्रीज होगा तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन अगर डिक्रीज होगा तो वह सॉल्यूशन जो है बेस हो सकता है। तो जिसमें H प्लस आयन ज़्यादा होंगे वो एसिडिक नेचर का होगा, और जिसमें H प्लस आयन कम होंगे वो बेसिक नेचर का होगा। तो इसका आंसर भी आप लिख सकते हो कि व्हाट इफेक्ट डज द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयंस हैव ऑन द नेचर ऑफ द सॉल्यूशन। आप लिखेंगे कि इफ द कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंक्रीजेस द सॉल्यूशन इट्स एसिडिक नेचर इंक्रीजेस। कह सकते हो इट्स एसिडिक नेचर इंक्रीजेस व्हेन H plus ion concentration increases, the nature of solution, the acidic nature of solution increases। इस तरह से भी इसका आंसर दिया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है कि डू बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस। कह रहा है कि क्या बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयंस होते हैं। तो इसका आंसर होगा कि हाँ, यस बेसिक सॉल्यूशन आल्सो हैव H प्लस आयंस। उसके बाद कह रहा है कि इफ यस, अगर आपने इसका आंसर यस दिया, देन व्हाई आर दिस बेसिक। तो कह रहा है कि जब ये H प्लस आयन होते हैं तो वो बेसिक क्यों होते हैं। उसका आंसर ये लिखोगे कि इट इज बिकॉज द H प्लस आयन कंसंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयन इज वेरी वेरी लो, ठीक है, इन बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन में H प्लस आयन तो होता है लेकिन वो बहुत ही कम क्वांटिटी में होते हैं। तो इसका आंसर ये होगा कि इन द बेसिक सॉल्यूशन द H प्लस आयंस इज वेरी लो। ये भी हो गया 3। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहा है कि अंडर व्हाट सॉइल कंडीशन डू यू थिंक ए फार्मर वुड ट्रीट द सॉल्यूशन ऑफ हिज फील्ड विद अ क्विक लाइम, कैल्शियम ऑक्साइड और द स्लैग्ड लाइम, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट। कह रहा है कि सॉइल का कोई फार्मर है जो कह रहा है कि वो अपने फील्ड को उसमें क्या मिला रहा है, अपने फील्ड में या मिट्टी में वो या तो कैल्शियम ऑक्साइड मिला रहा है, क्विक लाइम मिला रहा है, या उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिला रहा है यानी स्लैग्ड लाइम मिला रहा है, या उसमें चॉक यानी कैल्शियम कार्बोनेट मिला रहा है। तो वो ऐसा क्यों कर रहा है, कोई किसान जो है अपने खेत में ये सभी केमिकल्स क्यों मिलाता है। उसका आंसर ये होगा कि उसका कारण ये है कि वह जो मिट्टी है, क्योंकि चूंकि प्लांट्स का ग्रोथ अच्छा, हेल्दी प्लांट्स ग्रो नहीं करेंगे उस एरिया में जहाँ की जिसकी मिट्टी में एसिड की मात्रा ज़्यादा हो। यानी कि वह किसान अपने खेत में, अपने फील्ड में, वो सॉइल में जो है वो ये सभी जो केमिकल्स इसलिए मिला रहे हैं, ये सभी केमिकल्स क्या बेसिक इन नेचर है। कैल्शियम ऑक्साइड क्या है, बेसिक नेचर है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या है, बेसिक इन नेचर है। और कैल्शियम कार्बोनेट भी ये जो है बेसिक इन नेचर है। और ये इसलिए मिलाया जा रहा है क्योंकि जो सॉइल है वह एसिडिक, उसमें एसिड की मात्रा ज़्यादा हो गई, इसलिए वह बेस मिला रहा है ताकि एसिड को न्यूट्रलाइज कर सके। इसका आंसर आप ये लिख सकते हो कि इट इज बिकॉज द सॉइल हैज एसिडिक नेचर। ठीक है, सॉइल में क्या हो गया, एसिडिक नेचर है, इसलिए उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए वो ये सारे केमिकल्स को मिला रहे। अब कह रहा है नेक्स्ट, कह रहा है मोर अबाउट द सॉल्ट। सॉल्ट के बारे में हम और भी क्या क्या जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं, इसको पढ़ना है। कह रहा है इन द प्रीवियस सेक्शन वी हैव सीन द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट ड्यूरिंग द वेरियस रिएक्शन। हमने प्रीवियस सेक्शन में हमने पढ़ा कि सॉल्ट के फॉर्मेशन कैसे होते हैं। सॉल्ट आपने पढ़ा कि एसिड को बेस से रिएक्ट कराएंगे तो सॉल्ट बनेगा, है ना। चाहे हाइड्रोक्लोरिक एसिड ले लिया और उसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट कराया तो क्या बनेगा, सॉल्ट बनेगा। तो हमने इसके पहले वाले सेक्शन में हमने ये पढ़ा है कि किस तरह से सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के द्वारा। कह रहा है कि लेट अस अंडरस्टैंड मोर अबाउट देयर प्रिपरेशन, प्रॉपर्टीज एंड द यूजेज। अब हमें समझना है कि इसके कुछ प्रॉपर्टीज और यूजेज क्या क्या हैं
इसके बारे में हमें समझना है। तो कह रहा फैमिली ऑफ सॉल्ट, एक्टिविटी करने हैं। तो सॉल्ट के क्या फैमिली हैं, उसमें कौन कौन से सॉल्ट हो सकते हैं इसकी फैमिली में, सॉल्ट के फैमिली में। तो यहाँ पे दिया गया है कि राइट द फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट गिवन बिलो। कह रहा है कि आप इन सभी जो सॉल्ट दिए गए उसका फॉर्मूला लिखो। जैसे कह रहा पोटासियम सल्फेट, तो पोटासियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा K2SO4। नेक्स्ट है सोडियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा Na2SO4। कैल्शियम सल्फेट का फॉर्मूला होगा CaSO4। मैग्नीशियम सल्फेट का फॉर्मूला होता है MgSO4। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला होगा CuSO4। सोडियम क्लोराइड का फॉर्मूला होगा NaCl। सोडियम नाइट्रेट का फॉर्मूला होगा NaNO3। उसी तरह से सोडियम कार्बोनेट का जो फॉर्मूला होगा वह होगा Na2CO3। उसी तरह से अमोनियम क्लोराइड अगर लिखा जाए उसका फॉर्मूला क्या होगा, तो उसका होगा NH4Cl। ये सभी जो है ये फॉर्मूलेज जो बताया गया कि आप इन सभी को लिखो। ये सभी जो हैं जो कंपाउंड्स दिए गए हैं ये सभी सॉल्ट की फैमिली, ये सभी जितना भी हमने नाम पढ़ा ये सभी क्या है, सॉल्ट हैं। अब कह रहा है कि आइडेंटिफाई द एसिड एंड बेस फ्रॉम विच द एबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन्ड। अब इसमें ये बताओ कि जो भी सॉल्ट है उसमें कौन सा एसिड और कौन सा बेस से बना। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन क्या रहा है, जैसे हमने देखा कि पोटासियम सल्फेट है, तो ये पोटासियम सल्फेट सॉल्ट है और ये जो सॉल्ट कैसे बना, मैंने किसके किसके रिएक्शन से बना, कौन सा एसिड और कौन सा बेस से बना। तो हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो पोटासियम सल्फेट जो बने हैं इसमें हम कह सकते हैं कि जो है पोटासियम, यानी कि आप ये ले सकते हो पोटासियम हाइड्रोक्साइड KOH प्लस KOH पोटासियम हाइड्रोक्साइड और प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। जब पोटासियम हाइड्रोक्साइड सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा, पोटासियम सल्फेट सॉल्ट बनेगा। यानी इसमें कौन से एसिड और कौन सा बेस है, तो सल्फ्यूरिक एसिड और पोटासियम हाइड्रोक्साइड। यानी सल्फ्यूरिक एसिड तो एसिड है और पोटासियम हाइड्रोक्साइड बेस है, तो एसिड और बेस रिएक्ट करके पोटासियम सल्फेट का फॉर्मेशन हुआ। उसी तरह से सोडियम सल्फेट कैसे बने, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और सल्फ्यूरिक एसिड से बना। सोडियम हाइड्रोक्साइड का क्या फॉर्मूला होगा, NaOH, ये बेस है, और सल्फ्यूरिक एसिड क्या है, H2SO4। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे तो क्या बनेगा, सोडियम सल्फेट बनेगा। उसी तरह से कैल्शियम सल्फेट कैसे बन रहा है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड से बनेगा। तो इस तरह से आप सभी का नाम लिख सकते हो। आप कैल्शियम सल्फेट में कौन सा एसिड और कौन सा बेस रिएक्ट करके कैल्शियम सल्फेट बना, तो आप कह सकते हो एसिड सल्फ्यूरिक एसिड और बेस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से अगर नीचे देखें जैसे कि सोडियम नाइट्रेट है, इसमें कह सकते हो नाइट्रिक एसिड बने HNO3 एसिड है और सोडियम हाइड्रोक्साइड। उसी तरह से कह सकते हो सोडियम कार्बोनेट कैसे बने, कौन सा एसिड और कौन सा बेस यूज हुआ है इसमें, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेस है और कार्बोनिक एसिड यानी H2CO3। अमोनियम क्लोराइड जो सॉल्ट है वो कैसे बना, किस एसिड और किस बेस से बना, यहाँ पे कह सकते हो अमोनियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसमें कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो है ये वीक बेस है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस, और यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है स्ट्रॉन्ग एसिड है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये जो सॉल्ट है वो कैसा है, स्ट्रॉन्ग सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा या बेसिक सॉल्ट होगा। तो आपने पढ़ा हुआ है कि एसिडिक सॉल्ट तब होते हैं जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस रिएक्ट करता है। जब स्ट्रॉन्ग एसिड का वीक बेस के साथ रिएक्शन होता है तो जो सॉल्ट बनते हैं वो एसिडिक सॉल्ट बनते हैं। फिर से सुन लो, जब स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस के साथ रिएक्शन होता है, जब स्ट्रॉन्ग एसिड, यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है और अमोनियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस है, जब इन दोनों का रिएक्शन होगा
तो जो सॉल्ट बनेंगे अमोनियम क्लोराइड, ये कैसा सॉल्ट होगा, एसिडिक सॉल्ट होगा या बेसिक सॉल्ट होगा, तो हम कहेंगे ये जो सॉल्ट है वो एसिडिक सॉल्ट है। क्यों? इसलिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड का रिएक्शन वीक बेस के साथ हुआ है। तो इस तरह से यहाँ पे यही कह रहा है कि आइडेंटिफाइड द एसिड एंड बेसिस फ्रॉम विच ऑफ द एबव सॉल्ट में बी ऑब्टेन्ड। जो जो सॉल्ट ऑब्टेन्ड उसमें आप एसिड और बेस का नाम बताओ, तो हमने बता दिया। उसके बाद कह रहा है कि सॉल्ट हैविंग द सेम पॉजिटिव और नेगेटिव रेडिकल्स आर सेड टू बिलोंग्स टू द फैमिली। अब जो कह रहा है कि अगर उस सेम फैमिली में कैसे करेंगे, जैसे कि अगर पॉजिटिव हो या नेगेटिव रेडिकल्स हो उसका उस सेम फैमिली में, जैसे कह सकते हो कि सोडियम क्लोराइड, इसमें देखो पॉजिटिव है सोडियम, सोडियम इसमें भी सोडियम है, तो ये जो है सेम फैमिली के हैं, ये सोडियम फैमिली के, सोडियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट किस फैमिली का है, तो सोडियम फैमिली का है। उसी तरह से सोडियम सॉल्ट के फैमिली का हो गया। उसी तरह से अगर हम NaCl और KCl लें, तो ये जो है, ये जो सॉल्ट है वो क्लोरीन फैमिली का सॉल्ट है ना, ये क्लोराइड सॉल्ट के फैमिली का है। जो कह रहा है कि NaCl एंड KCl बिलोंग्स टू द फैमिली ऑफ द क्लोराइड सॉल्ट, क्लोराइड सॉल्ट के फैमिली का है। ये सोडियम सॉल्ट के फैमिली का है और ये क्लोराइड सॉल्ट के फैमिली का है। Then how many family can you identify among the salt given in this activity? तो इस तरह से आप ये देख सकते हो कि जो भी दिया गया है आप कह सकते हो कि कौन से सॉल्ट किस फैमिली का है। जैसे कि यहाँ पे सोडियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, ये तीनों जो हैं वो सोडियम सॉल्ट के फैमिली के हैं। उसी तरह से आप कह सकते हो पोटासियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, कॉपर सल्फेट, ये जो हैं सल्फेट सॉल्ट के फैमिली के ये सभी सॉल्ट हैं। तो ये आपको इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हो, आप बता सकते हो। अब हमें देखना है नेक्स्ट जो है टॉपिक्स है पीएच ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट के पीएच क्या होंगे? तो सॉल्ट के भी पीएच हो सकते हैं, क्योंकि कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो एसिडिक है, कुछ सॉल्ट ऐसे हैं जो बेसिक है। तो जो सॉल्ट एसिडिक होंगे उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा, और जो सॉल्ट बेसिक होंगे उसका पीएच 7 से ज्यादा होगा। तो इस एक्टिविटी में हमें इसी को देखना है। इसमें कह रहा है कि कलेक्ट द फॉलोइंग सॉल्ट सैंपल्स, कुछ सॉल्ट ले लो, जैसे कि हमने सोडियम क्लोराइड लिया, पोटासियम नाइट्रेट लिया, एल्युमिनियम क्लोराइड लिया, जिंक सल्फेट लिया, कॉपर सल्फेट लिया, सोडियम एसीटेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इस तरह से कुछ जो है सॉल्ट हमने ले लिया। एंड चेक देयर सॉल्युबिलिटी इन वाटर, यूज द डिस्टिल वाटर। अब इस सभी सॉल्ट में बारी बारी से क्या करो, वाटर में डिजोल्व करो, तो देखो कि क्या ये घुल जाता है। अगर घुल जाएगा तो कहेंगे कि ये जो है क्या है, सॉल्युबल है, ये जितने भी सॉल्ट हैं वो सॉल्युबल हैं वाटर में। उसके बाद कह रहा है कि चेक द एक्शन ऑफ दिस सॉल्यूशन ऑन द लिटमस एंड फाइंड द पीएच यूजिंग ए पीएच पेपर। अब क्या करेंगे कि हम पीएच लिटमस ले लें, कह रहा है कि सॉल्यूशन ऑन द लिटमस एंड फाइंड द पीएच। तो इसका हम पीएच प्राप्त कर सकते हैं, क्या करें, हमने जो है यूनिवर्सल इंडिकेटर्स जो है या पीएच स्केल से इसको हम क्या पीएच पेपर लिया और इसमें कुछ ड्रॉप्स ऑफ द सॉल्ट जो हमने बनाया, सॉल्यूशन बनाया, उससे डालेंगे, तो उसके जो है पीएच पेपर के कलर जो हैं वो चेंज हो जाएंगे, और जब चेंज हो जाएंगे तो उसको हम स्केल से, पीएच स्केल से मैच कराएंगे, और वो हमें ये बता देगा कि ये वो उसका जो कलर जो है वो बताएगा कि इसका पीएच वैल्यू क्या है। अगर वो एसिडिक है तो उसका पीएच वैल्यू जो है वो 7 से कम आएगा, और अगर वो बेसिक आता है तो उसका पीएच वैल्यू 7 से ज़्यादा होगा। तो इस तरह से हम ये पता चल सकते हैं विच ऑफ द सॉल्ट आर द एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि कौन सा न्यूट्रल है। जैसे सोडियम क्लोराइड अगर हम लेंगे तो सोडियम क्लोराइड चूंकि स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड से बना है इसलिए ये न्यूट्रल होगा। तो जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं वो न्यूट्रल होते हैं, जो सॉल्ट स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बनते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। तो इस तरह से जो है
हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन सा सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा सॉल्ट बेसिक है और कौन सा सॉल्ट न्यूट्रल है। जैसे बता सकते हो सोडियम क्लोराइड न्यूट्रल है। अब पोटासियम और नाइट्रेट जो है ये चूंकि जो है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड से बना हुआ है, इसलिए ये जो है बेस होगा और इसका नेचर क्या होगा, बेसिक होगा। उसी तरह से कुछ सॉल्ट हैं जैसे कि तुम्हारा एल्युमिनियम क्लोराइड जो है या जिंक सल्फेट है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस से बना हुआ है, तो ये एसिडिक इन नेचर होगा। तो इस तरह से आप ये बता सकते हो उसके कलर को देख करके, एंड आइडेंटिफाई द एसिड्स और बेस यूज्ड टू फॉर्म द सॉल्ट। रिपोर्ट योर ऑब्जर्वेशन इन द टेबल 2.4। अब इसमें हम ये बता सकते हैं कि सॉल्ट का नाम लिखा है यहाँ पे, उसकी पीएच वैल्यू क्या आई। अगर पीएच वैल्यू यहाँ 7 से कम है तो वो एसिड होगा, और अगर यहाँ पे उससे ज़्यादा है, 7 से ज़्यादा है, तो वो बेस। यानी सॉल्ट पीएच क्या यूज किया, एसिड यूज किया या बेस यूज किया, उसमें उस सॉल्ट का नाम हम लिख सकते हैं। अच्छा, उसके बाद ये कह रहा है कि द सॉल्ट ऑफ द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड द स्ट्रॉन्ग बेस आर द न्यूट्रल विद द पीएच वैल्यू ऑफ द 7। अभी जो हमने बताया कि अगर वह सॉल्ट जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता हो वो न्यूट्रल होगा। ऑन द अदर हैंड द सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक बेस आर एसिडिक with the pH value less than 7 होंगे, and those of the strong base and the weak acid are the basic in nature with the pH value of more than 7। तो ये हमने डिस्कस कर लिया था कि कौन से सॉल्ट एसिडिक है, कौन सा बेस है और कौन सा न्यूट्रल है। अब नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है, कह रहा है कि केमिकल्स फ्रॉम द कॉमन सॉल्ट, केमिकल्स फ्रॉम कॉमन सॉल्ट। तो कॉमन सॉल्ट का यूज करके हम क्या क्या केमिकल्स बना सकते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करना है। तो इसमें कह रहा है कि बाय नाउ यू हैव लर्न दैट द सॉल्ट फॉर्म्ड बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज कॉल्ड द सोडियम क्लोराइड। तो ये आपने देखा कि जो सोडियम क्लोराइड जो है वो कैसे बना, तो किसके कॉम्बिनेशन से, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और सोडियम हाइड्रोक्साइड के कॉम्बिनेशन से बना। यानी अगर आप हाइड्रोक्लोरिक एसिड को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो जो सॉल्ट बनेगा उसको हम कहेंगे सोडियम क्लोराइड। दिस इज द सॉल्ट दैट यू यूज इन द फूड। यही वह सॉल्ट है जिसका हम यूज खाने में करते हैं। इस सॉल्ट को हम खाने में करते हैं, सोडियम क्लोराइड को ही। यानी जो हम सॉल्ट यूज करते हैं खाने में वह उसका फॉर्मूला होता है NaCl, सोडियम क्लोराइड ही होता है। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व इन द एबव एक्टिविटी दैट इट इज द न्यूट्रल सॉल्ट। हमने देखा कि ये सॉल्ट कैसा है, न्यूट्रल सॉल्ट है। क्यों न्यूट्रल सॉल्ट है, इसलिए कि ये स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बना है। तो वैसे सॉल्ट मैंने बताया था कि वैसे सॉल्ट जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनते हैं वह न्यूट्रल सॉल्ट होते हैं। इसलिए सोडियम क्लोराइड जो है वो न्यूट्रल सॉल्ट है जिसका हम यूज खाने में करते हैं। अब यहाँ कह रहा है कि सी वाटर कंटेन्स द मेनी सॉल्ट डिजॉल्व्स इन इट। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट ऐसे हैं जो कि उसमें घुले हुए हैं और उसमें से ही हम सोडियम क्लोराइड को निकालते हैं, अलग कर लेते हैं, सेपरेट कर लेते हैं। सोडियम क्लोराइड इज सेपरेटेड फ्रॉम दिस सॉल्ट। बहुत सारे सॉल्ट चूंकि इसी वाटर में डिजोल्व होते हैं, लेकिन हम उससे कौन से सॉल्ट को सेपरेट करते हैं, तो सोडियम क्लोराइड को अलग कर लेते हैं। डिपॉजिट्स ऑफ सॉलिड सॉल्ट आर ऑल्सो फाउंड इन द सेवरल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। तो बहुत जगह, बहुत वर्ल्ड के बहुत सारे एरिया में जो है कुछ जो है सॉलिड सॉल्ट डिपॉजिट के रूप में पाए जाते हैं। हर एक वर्ल्ड के अलग अलग पार्ट में जो है जो सॉलिड सॉल्ट हमें मिलते हैं। ये जो हैं दीज लार्ज क्रिस्टल्स आर ऑब्टेन ब्राउन ड्यू टू इम्प्यूरिटीज। ये जो होते हैं ये लार्ज क्रिस्टल के रूप में होते हैं और ब्राउन कलर के होते हैं। तो ब्राउन कलर इसका इसलिए होता है क्योंकि इसमें कुछ इम्प्यूरिटीज होती है जिसके कारण
ये जो लार्ज क्रिस्टल के रूप में जो सॉल्ट होते हैं वो ब्राउन होते हैं। ब्राउन होने का मतलब ये है कि वह सॉल्ट में कुछ इम्प्यूरिटीज होती है, यानी इम्प्यूरिटीज के कारण ही उसका कलर ब्राउन होते हैं, और इसलिए इस सॉल्ट को हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। तो ये समझ में आ गया कि व्हाई इट इज कॉल्ड। यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज द रॉक सॉल्ट। रॉक सॉल्ट क्या होते हैं कि जो लार्ज क्रिस्टल के रूप में ब्राउन कलर के होते हैं, उसमें इम्प्यूरिटीज होती है जो इसको हम रॉक सॉल्ट कहते हैं। और जो ब्राउन कलर उसका क्या होता है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज। ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम इम्प्यूरिटीज द कलर ऑफ सॉल्ट इज ब्राउन। Beds of rock salt were formed when the sea of Bygone is dried up। ये जो रॉक सॉल्ट है उसका फॉर्मेशन कैसे होता है, जबकि समुद्र जो है का जो बेड है वो सूख जाता है। मतलब समुद्र के जो पार्ट हैं, कुछ पार्ट जो सूख जाते हैं पूरी अच्छी तरह से, जब ड्राई हो जाता है समुद्र सूख जाता है, उसके पानी जो इवेपोरेट्स होते हैं तो रॉक सॉल्ट का फॉर्मेशन होता है। रॉक सॉल्ट इज द माइंड लाइक द कोल। अब इस तरह से जो समुद्र जो है वो सूख गई है तो उसके नीचे जो है क्या है, रॉक सॉल्ट प्राप्त किया जा सकता है। ये उसी तरह से प्राप्त किया जाता है जिस तरह से हम कोयला को माइन करते हैं। कोयला निकालने के लिए हम क्या करते हैं, पृथ्वी को के अंदर जाते हैं, अंदर खोदते हैं उसको और माइंस बनाते हैं उसमें, और माइन करके हम कोयले को प्राप्त करते हैं। उसी तरह से रॉक सॉल्ट को भी प्राप्त किया जा सकता है। उसके बाद कह रहा है कि यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट द महात्मा गांधी डांडी मार्च। डिड यू नो दैट द सोडियम क्लोराइड वाज सच एन इम्पॉर्टेंट सिंबल इन आवर स्ट्रगल्स फॉर द फ्रीडम। ये आपने सुना होगा, हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा, महात्मा गांधी डंडी मार्च, जो कि ये इस पर से जो नमक के ऊपर टैक्स लगा दिया था, अंग्रेजों ने टैक्स लगाया था इसके ऊपर, उस कानून को बदलने के लिए, उस कानून को हटाने के लिए जो गांधी जी ने डांडी मार्च किया था। तो ये इतना इम्पोर्टेंट बताया गया कि ये जो सॉल्ट इतना इम्पोर्टेंट है कि इसका जो है इसके लिए जो है महात्मा गांधी ने डांडी मार्च किया था इसकी आज़ादी के लिए। तो इस तरह से हमने ये पढ़ा, सॉल्ट के बारे में पढ़ा, जो कि जो कॉमन सॉल्ट है जिसका हम यूज खाने में करते हैं, और इसका फॉर्मेशन ये एक तरह का न्यूट्रल सॉल्ट है। और हमने पढ़ा कि रॉक सॉल्ट क्या होते हैं, जो बड़े बड़े क्रिस्टल्स होते हैं जिसका कलर ब्राउन होता है, और ये जो ब्राउन कलर जो होते हैं ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ द इम्प्यूरिटीज, और इसीलिए इसको रॉक सॉल्ट कहते हैं। और ये रॉक सॉल्ट को हम माइंड भी कर सकते हैं, और ये रॉक सॉल्ट जो बनते हैं वो जब समुद्र सूख जाता है कंप्लीटली, तो उसका जो समुद्र का जो बेड होता है वो सूख जाता है, तो वहां से हम ये रॉक सॉल्ट प्राप्त करते हैं। आगे जो नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे कॉमन सॉल्ट एज ए रॉ मटेरियल, यानी कि कॉमन सॉल्ट को रॉ मटेरियल के रूप में किस तरह से यूज किया जाता है, और इससे हम क्या क्या केमिकल्स बना सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे कॉमन सॉल्ट जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाने के लिए यूज होता है, सोडियम कार्बोनेट, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, इस तरह से कुछ केमिकल, ब्लीचिंग पाउडर वगैरह बनाने के लिए यूज होते हैं। तो हम नेक्स्ट जो वीडियो में है ये पढ़ेंगे कि कॉमन सॉल्ट, हाउ द कॉमन सॉल्ट इज यूज्ड एज ए रॉ मटेरियल फॉर द केमिकल्स। तो आज यहीं तक, धन्यवाद।